स्टार्ट करिएगा सेट नंबर 14। क्या है? सेट नंबर 14, एडिटोरिया का सेट नंबर 14। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सब आदमी निकालिए अपना किताब निकालिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये सब किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का अधीन होता है। किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री। अपर वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री का अधीन होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता किसका अधीन होता है? प्रधानमंत्री। अब वही एक क्वेश्चन और आता है, राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न कौन कौन होता है? तो राज्यपाल, महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री। कौन कौन होता है? राज्यपाल, महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री। कौन कौन? महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री। कौन कौन होता है? राज्यपाल, महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री। किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरा, यहाँ पे आए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 93। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कौन करता? कितना अनुच्छेद? 93, अनुच्छेद 93। और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का रिक्त और पद का त्याग, पद स्थान का खाली होना, ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 94। यानी लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के पद को हटाया जाना, इसके पद को खाली जाना अनुच्छेद 94 करता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 94। और जब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहता है तो उसके जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अनुच्छेद कौन होगा? 95। कौन करेगा? अनुच्छेद 95 करेगा। अनुच्छेद 95। और जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी विचार चल रहा हो तो वह लोकसभा पीठासीन नहीं होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? 96 अनुच्छेद करता है। कौन सा अनुच्छेद? 96। यानी 93, 94, 95, 96। 93 क्या कहता है? लोकसभा का अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। 94 क्या कहता है? इसके पद को हटाया जाना, यानी पद को खाली किया जाना, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद को खाली जाना। 95 क्या कहता है? जब अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष उसके जगह कार्य करेंगे। और 96 क्या कहता है? जब अध्यक्ष जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान किया गया हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। उसी के आज अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 92। तो 92 के बाद ना था 93। ठीक है। उसी तरह जिस तरह इसमें था ना लोकसभा का अध्यक्ष, इसी तरह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, चर्चा किया गया है। उसके बाद जिस तरह इसका पद से हटाने का प्रावधान 94 में है तो इसका हो जाएगा 90 में। जिस तरह राष्ट्रपति का पद सभापति का पद खाली हो तो उस सभापति से कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और जब सभापति और सभापति मतलब हटाने संबंधी प्रावधान जारी हो तो पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 बुझाया? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोले? जगदीप धनखड़ है, वर्तमान है राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। क्वेश्चन क्या था हम लोग का? लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा किससे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो किससे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लोकसभा का
चुनाव करने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 25 वर्ष। अब वहीं बहुमत, लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में चर्चा किया? प्रधानमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की चर्चा यानी क्या कहता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74। और वही मंत्री परिषद कहेगा तो अनुच्छेद 74, 76। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76। आया देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुयामी निर्धारता सूचकांक का संकेत नहीं है। बहुयामी निर्धारता सूचकांक का संकेत नहीं है। देखिए आय नहीं है। कौन नहीं है? आय। जो नीति आयोग द्वारा बहुयामी निर्धारता सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें स्वच्छता पर, बाल मृत्यु दर पर और पेयजल पर विचार किया गया था, पर आय पर नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आय होगा। क्या होगा? आय। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। कहाँ था? बिहार शरीफ। वही कहता था पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया है? उदयन किया है। कौन क्या है? उदयन। पटना का स्थापना कौन किया है? उदयन किया है। और बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन स्रोत क्या है? जल। क्या होता है? जल। तो प्रकाश जैसे पौधा हुआ ना, पौधा, तो प्रकाश संश्लेषण किसे क्या चाहिए? जल। अब जल यानी जल और खाद्य पदार्थ लेकर, खाद्य पदार्थ लेकर क्या कहता है? यह जाइलम पहुंचाता है पेड़ के पास, जाइलम पहुंचाता है पेड़ के पास। और सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से जब भोजन बनाता है तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फोलियम करता है। कौन करता है? हाँ। और भोजन का परिवहन करेगा, हाँ, भोजन का परिवहन फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम करता है। और उसका देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा भाई लोग, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता को है? देखिए सोम देवता। किसका है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता का है। अब देखा जाए अग्नि, देखिए इस अग्नि का भी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है, पर इसके लिए ऋचाएं हैं 200। कितना है? 200। वही इंद्र के लिए कहेगा ऋचाएं 250। कितना है? 250 यानी 250। और जो वरुण देवता है ना, वरुण देवता यह पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और सत्य का प्रतीक कौन है? वरुण। और कहेगा समुद्र के देवता कौन? वरुण। समुद्र के देवता वरुण। समुद्र के देवता वरुण। समुद्र के देवता वरुण। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसका आंसर क्या? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम किस देवता को समर्पित है? सोम देवता। और 7वां देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वही मोतीलाल नेहरू का पत्रिका का तो इंडिपेंडेंट। कौन सा है? इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू का पत्रिका कौन सा है? इंडिपेंडेंट। कौन सा है? इंडिपेंडेंट। तो नेशनल हेराल्ड अखबार किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 अपवर्तन, पूर्ण, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, हाँ। वही डूबते हुए होगा तो डूबते होगा तो क्या होगा? 2 बार परिवर्तन हो जाएगा। अब जब एक प्रकाश को प्रिज्म से टकराते हैं, प्रिज्म टकराते हैं प्रकाश को, कितने कलर बनता है? 7। सबसे ऊपर कौन सा आता है? सबसे ऊपर बैगनी। उसके बाद बैगनी के बाद, बैगनी के बाद जामुनी। हाँ जामुनी। उसके बाद, उसके बाद हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी, तब कहता है लाल। लाल होता है। बताएगा सबसे अधिक तरंगधैर्य और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का। किसका होता है? बैगनी। प्रकीर्णन का रहता है बैगनी और तरंगधैर्य लाल का। किसका होता है? लाल का। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
मस्टर्ड गैस का उपयोग किया था किस में? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में करते हैं। हाँ, अब पहली बार इसका युद्ध कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था रासायनिक युद्ध का, ठीक है ना, यानी कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब होता है? 1914 से 1918, 1914 से 1918। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? रासायनिक युद्ध में करते हैं। कहाँ करते हैं? रासायनिक युद्ध में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले सोने सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया था? सोने का हिंद यूनानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा। भारत में सोने के किसके द्वारा जारी किया गया था? हिंद यूनानी। अब क्या सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था माटी का, उसे क्या कहते थे? क्या होता? बताइए। नहीं, मतलब आप मान सकते हैं इसमें कोई मतलब अब लाल करने का मतलब कि उल्टा कि रंग लिख सकते हैं ना, इसी तरह यदि बीच में कहेगा ना, सुनिए बता रहे हैं, यदि बीच में कहेगा ना, बीच में तो हरा होता ही है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन आएगा ना तो उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। तो इसी को पलट दीजिए तो हो तो जाएगा। अरे हरा, बस ये पलट दीजिए, इसके बाद हो गया तो लाल कर दीजिए, लाल, उसके बाद हो जाएगा नारंगी। तरीका बता दिए यार, नारंगी, अब पीला, उसके बाद कर दीजिए हरा, उसके बाद कर दीजिए क्या? हरा के बाद नीला, नीला के बाद जामुनी, और उसके बाद बैगनी। तो यही बात तो है, याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। प्रकाश का प्रक्रिया आइए 10 नंबर देखिएगा भाई। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था? हिंद यूनानी। अब वही सिंधु सभ्यता जो सोना माटी का जो सिक्का चलता है क्या कहते थे? टेराकोटा। बता शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया है? कुषाण चला। अच्छा शुद्ध सोना कहेगा तो कुषाण चला है, कौन चला है? कुषाण। और सबसे ज्यादा सोना कहेगा तो गुप्त चला है, कौन चला है? गुप्त। एक शासक चलाया था चमड़ा का सिक्का, कौन? शहाबुद्दीन चलाया था हुमायूं के काल में, ठीक है ना। एक दिन के लिए शासक बना था ना, हाँ शहाबुद्दीन निजाम तो है, एक दिन के लिए चलाया था। आइए 11वां क्वेश्चन देखिए। लोथल, लोथल भगवा नदी किनारे, किस नदी किनारे? भगवा नदी किनारे। आइए उत्खनन करना कौन थे? रघुनाथ राव। 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में लोथल भगवा नदी किनारे इसका उत्खनन करता कौन थे? रघुनाथ राव। कब? 1954 ईस्वी। जो बनवाली है ना, बनवाली, यह रंगोई नदी किनारे है। किस नदी किनारे? रंगोई, बनवाली रंगोई नदी किनारे है। पर इसका उत्खनन करता कहेगा तो रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका उत्खनन करता कब? 1974 में, 1974। बनवाली रंगोई नदी किनारे है, इसको उत्खनन करता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब उत्खनन किया था? 1974, 1974। जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान में पड़ता है, यह सिंधु नदी किनारे है। यह राखाल दास बनर्जी 1922 में खोज किए थे, उत्खनन करता किए थे 1922 में। और जो रोपर है ना, पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी किनारे है। इसका उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी देता है। 1953 से 56, अब मानिए 1953, ठीक है ना, 1953। तो बताएगा तो लोथल किस नदी किनारे? भगवा नदी, बनवाले रंगोई नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और रोपर सतलज नदी, रोपर सतलज नदी। और जो लोथल भगवा नदी किनारे है, इसके उत्खनन करता कौन थे? रघुनाथ राव। कब? 1954 ईस्वी। क्या दरोगा पिटी में से पूछा था ना, ठीक है ना। हस्तिनापुर का उत्खनन जब 50 से 52 हुआ था, ये आपका दरोगा में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसका याद रखेगा, डेट भी। बनवाले रंगोई नदी किनारे है, ऐसे उत्खनन करता कौन थे? रमेश सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी। और रोपर सतलज नदी किनारे कौन था? यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी। आइए क्वेश्चन आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम के नाम से जानते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं? भारत का अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। और निम्न से किसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को। और वही जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाबूजी। जगजीवन राम को बाबूजी। और जयप्रकाश नारायण को जेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेपी। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत यही किए थे जयप्रकाश नारायण, जो इंदिरा गांधी को, जो इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति यही चलाते कौन?
जयप्रकाश नारायण चलाते हैं, जयप्रकाश नारायण। क्या? हाँ, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जननायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सेकेंड सीएम भी रहते हैं, ठीक है ना। यदि बिहार के प्रथम सीएम कहेंगे श्री कृष्ण सिंह, यदि सेकेंड सीएम कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर। क्या? यूनिस का अंदर बिहार का प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा, उस टाइम में। अच्छा ठीक है ना। अच्छा तो प्रधान जो अभी सीएम बोलते हैं उस टाइम प्रधानमंत्री बोलते थे। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के सेकेंड मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कहेगा तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। शक्ति को, शक्ति मतलब होता है शक्ति को पृथक मतलब अलग करने के लिए। शक्ति को पृथककरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति को पृथककरण का सिद्धांत निम्नलिखित किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। कल बताए थे कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। 14 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो एमडी हिदायतुल्ला। देखिए जब जाकिर हुसैन का मृत्यु हो जाता है ना, जाकिर हुसैन का मृत्यु, तो उस टाइम में उपराष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं बीबी गिरी। कौन रहते हैं? बीबी गिरी। बीबी गिरी रहते हैं ना। फिर उसी टाइम में चुनाव करा दिया जाता है, चुनाव करा दिया जाता है। तो चुनाव कराने के दौरान बीबी गिरी जो रहते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन भर देते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस टाइम में कौन राष्ट्रपति पद संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है उस टाइम में? एमडी हिदायतुल्ला। क्या क्या करें? 71 कहते हैं, 71 कहते हैं पद संभालते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति उस टाइम पद को संभालते हैं तो एमडी हिदायतुल्ला। एमडी हिदायतुल्ला बनते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बीबी गिरी जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का चौथा राष्ट्रपति कौन बनते हैं? बीबी गिरी। क्या हुआ? उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो अन्य न्यायाधीश जो है तो 70 का अंतर्गत आएगा। अच्छा तो 71 होता है। नहीं 71 है। जो नहीं है भाई देख लें होगा, ठीक है ना। भूलेगा ठीक है। 72 में इतना जानते हैं। अच्छा 72 याद है भाई, क्षमादान की चर्चा किया गया, ठीक है ना। जहाँ आकस्मिक होता है ना 70 में जब राष्ट्रपति विदेश चल जाते हैं तो उसके जगह उपराष्ट्रपति कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, साथ ही 70 में यह है। और जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके जगह कार्य करता है, 71 में है। ध्यान ठीक है, ध्यान नहीं है भाई तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए 15 नंबर देखिए। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष के समझ है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। आज देखे थे पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरण तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होता है? उसके बाद एक्स-रे में होता है। उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद अवरक्त होता है। ये क्या हो गया? तब अवरक्त के बाद होता है लघु, तब होता है दीर्घ, तब होता है दीर्घ, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरण का तरंगदैर्घ्य आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते से, मतलब क्या है? बढ़ते से हाँ सूक्ष्म किरण हो जाएगा। उसके बाद पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, तब गामा किरणें। सबसे सूक्ष्म किरणें, उसके बाद कौन जाएगा? पराबैंगनी, उसके बाद एक्स, तब गामा किरणें। तो बुझाया कि नहीं? इल्यूशन में दिया हुआ 7 होता है ना किरण, 7 होता है ना। आइए तो बिहार में अब खोज करता कोई दिखेगा क्या? खोज करता बताइए। हाँ गामा किरण को कौन खोज किया था? पॉल बिलार। और वहीं एक्स किरण का रोएंटगेन, एक से खोज करें रोएंटगेन को, इसीलिए उनको
1903 की 1940 में प्रथम नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में मिलता है रोएंट जेन को। सर 1903 में मिलता है नहीं, रोएंट जेन को नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, उसके 1903 होगा तो 1901 होगा। उसके बाद परावैज्ञानिक क्रिया खोज कौन क्या है? रिटर। परावैज्ञानिक क्रिया खोज रिटर। और वही लघु तरंग कहेगा तो दीर्घ दृश्य न्यूटन। दृश्य किरण कहेगा तो न्यूटन। और एक हर्शल क्या था? किस किरण का? अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण को और क्या कहते हैं? और उसी को नहीं बोलते बाबू, अवरक्त बोलते हैं उसी लघु रेडियो हर्ट्ज। अब दीर्घ रेडियो मार्कोनी था। कौन था? मार्कोनी। दीर्घ रेडियो नाइट में विजिबल है ना, चश्मा लगाते हैं देखने के लिए, सब सैनिक लोग करता है प्रयोग। ठीक है, रात में करता है। बिहार क्वेश्चन देखिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर। बिहार में कैदियों द्वारा नंगे हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान। बिहार में कैदियों द्वारा नंगे हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही 18 नंबर देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो अस्थायी बंदोबस्त के अंदर तो बंगाल था, उड़ीसा था, असम था। सिंध का था? सिंध नहीं था। सिंध का क्षेत्र नहीं था। सिंध का क्षेत्र नहीं था। बंगाल, उड़ीसा और असम का क्षेत्र ये सब था। आइए, अगस्त घोषणा दिया हुआ है 19वां क्वेश्चन देखेगा। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू किया था। कौन क्या था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और वही अगस्त प्रस्ताव कहेगा लॉर्ड लिथगो 1940 ईस्वी। अगस्त संकल्प कहेगा तो महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। तो बताइए अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त वही अगस्त प्रस्ताव कहेगा तो लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। मिलान करने वाला देखिए जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम ये क्या होता है? जो टैल्क होता है क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, जो 1 नंबर सोचिए 1 से देखिएगा। मैग्नीशियम क्या होता है? टैल्क और पोटेशियम नाइटर और कैल्शियम देखिए फास्फोराइट होता है। क्या होता है? फास्फोराइट। और मैग्नीज पैलेरोसाइट। मैग्नीज पैलेरोसाइट। फिर से होता है मैग्नीशियम टैल्क, पोटेशियम नाइटर, कैल्शियम फास्फोराइट, मैग्नीज पैलेरोसाइट। मैग्नीज पैलेरोसाइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? से राजगोपालाचार्य। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? से राजगोपालाचार्य। बताएगा तो अंतरिम सरकार का शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री हाँ शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में मानेंगे बस। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर श्री राजगोपालाचार्य था। ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत का कहेगा तब अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है ना। अंतरिम सरकार का देख ले क्या है? वही है हाँ श्री राजगोपाल शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है ना। देखिए श्री राजगोपालाचार्य है ना, देखिए है ना। जो मिलाना बात नहीं है, इन लोगों को पता है, उसे चक्कर में मत लाना है। ठीक है ना। उसे चक्कर मिलाना नहीं, अपना से बोलना। कोई भी चीज़ है ना अपने नहीं, कुछ मिस्टेक एरर हो जाता है कभी मिस्टेक। ठीक है ना। देखिए शिक्षा मंत्री थे ना श्री राजगोपालाचार्य। और वही कहेगा वित्त मंत्री अंतरिम सरकार में कौन था? लियाकत अली खान थे। कौन थे? और रक्षा मंत्री कहेगा तो बलदेव सिंह थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। कौन था? जॉन मथाई। कारखान और बंदरगाह मंत्री CH भाभा थे। कौन थे? CH भाभा। और रेलवे मंत्री आसफ अली। कौन थे?
आशा पहले। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। और जब 26 अक्टूबर 1946 को जब 5 मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था तो उसमें वाणिज्य मंत्री कौन था? आई चंडीगढ़। और संचार मंत्री कौन था? अब्दुल रब नस्तर। और स्वास्थ्य मंत्री गजानंदर अली खान। अब विधि मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल। अब यहाँ पे आइए, हो गया। द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? श्री राजगोपाल चारी। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ हुआ था? सलाबाई। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना 1775 से 1782। सलाबाई की संधि के तहत यह समझौता हुआ था। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था 1803 से 1805। यह हुआ था देवगांव के संधि। कौन संधि? देवगांव के संधि। जब देवगांव के संधि हुआ था 1803 में हुआ था। कब हुआ था? 1803। अब तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819। 1817 से 19। यह समाप्त हुआ था कानपुर के संधि। कौन सा संधि? कानपुर के संधि। याद रखा, तीनों संधि। तो बताइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि। अब इसमें ऑप्शन में पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होता है? 1665। और बसीन की संधि 1802। और सूरत की संधि 1675। 1775 में होता है। 1700 कंफ्यूज कर 1775 में नहीं होता है। 1775 में, ठीक है, 1775 में होता है। आइए देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन 1775 में होता है, ठीक है ना। 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। कौन? शिवाजी करवाते हैं, 5 जून 1674। आइए 23 नंबर देखिएगा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो होता है ना, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था 1739 में। 1739 में। और ये जो नादिर शाह रहता है ना, यह मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक होता है। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद कौन उठा के लेता है? नादिर शाह उठा के ले आता है। जो 8 गो मुगल तख्ते ताउस उसी को बोलते हैं, तख्ते ताउस उसी को बोलते हैं। तो 8 गो मुगल साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्य मुगल सत्ता का जो शासक होता है बैठता है। शाहजहां स्टार्ट करवाते हैं। शाहजहां जहांगीर, शाहजहां औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियार, और उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला से पहले 2 बैठते हैं, रफीउद्दौला। तो देखिए फिर से शाहजहां औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियार के बाद रफीउद्दौला, तब रफीउद्दौला। 6 महीना के लिए बैठते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में तख्ते ताउस को लूट कर कौन लेता है? नादिर शाह। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। आइए 24, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आइए 24 में देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो लाहौर सत्र में, लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर। तो बताइए, तो लाहौर अधिवेशन कब होता है? उसका अध्यक्ष कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार करते हैं। कितने बार? 3 बार। 1929, 1936, 1937। 1936 से कहाँ? लखनऊ। 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर में, जो गांव में आयत होने वाला एकमात्र यही अधिवेशन था, फैजपुर। आइए, अब आया जी का मान। इसे सवाल जानते हैं, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में। और सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पे? विषुवत रेखा। न्यूनतम विषुवत रेखा। आइए 26 नंबर देखिएगा। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान दुगना करेगा, हाफ MB स्क्वायर होता है, हाफ। तो देखो मास दुगना, तो ये क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज
पर क्या प्रभाव करेगा? दुगना हो जाएगा। आप एम स्क्वायर होता है 54। 27 देखिएगा, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जेनॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं स्ट्रेंजर गैस? जेनॉन को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जेनॉन को। और ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है उससे कौन सा गैस निकलता है? रेडॉन। कौन सा गैस निकलता है? रेडॉन। ज्वालामुखी का द्वारा रेडॉन। हाँ, वायुमंडल में नहीं पाता है रेडॉन। आप बताइए तो नोबेल गैस की संख्या कितना है? 6 है। वो 6 है। एगो बड़ा है, बाकी इसको अभी नहीं ना देता है। 6 देता है। 6 देता है, जिसमें टोटल गैस की संख्या कितना है? गैस पूछ रहे हैं। गैस की संख्या 11। देखिए धातु में गैस कितना है? 1। कौन है वो? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अब बाकी वो सब किस में है? अधातु में सब गैस है। जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसका फ्लोरीन और उसका नोबेल गैस जो 6 है। कौन है? हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है ना? ये है। अब आइए क्वेश्चन देखिए भाई लोग। 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355। तब भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। 3 को राष्ट्रपति शासन लगता है तो बताएगा। तो 352 में कौन सा लगता है? राष्ट्रीय। 356 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय अपराध। 360 में वित्तीय अपराध। अच्छा, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? 20-21। कौन सा? 20-21। क्या? 358 हमें साथ है। ठीक है ना? बहुत डीप चल जाएगा। करें इस तरह है ना, ये वो टॉपिक है पूरा अपराध के समझ कहेगा तो पूरा टॉपिक है पूरा। ठीक है। आइए 29 में देखिए, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब घाटा होगा ना तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगा। घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? और मुद्रा का आपूर्ति में वृद्धि होता है। मुद्रा का आपूर्ति में वृद्धि होता है। आइए, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? जौनपुर। कहाँ पे? जौनपुर। आपको देखिए, अब पुर का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। पुर का सिराज जौनपुर को कहते हैं। जहाँ कहते हैं लसन में दिया है ना, सिकंदर। सिकंदर लोधी साथ बैठा था 15 जौनपुर शहर कौन बसाया था? फिर जौना खाओ जो था ना अपना भाई के याद के लिए बसाया था। ठीक है ना? और एमबीटी बोलते हैं इसको। जौना खाओ एमबीटी को बोलते हैं। फिरोज सतुर एमबीटी के बाद बनता है। देखिए देखिए अटाला देवी मस्जिद जो होता है ना 1400, देखिए अटाला देवी जो मस्जिद होता है, अटाला देवी की मस्जिद 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा बनाया था। किसके द्वारा? अटाला देवी मस्जिद कौन बनाता है? इब्राहिम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह के द्वारा। कहाँ पे? जौनपुर में। अब भारत का सिराज किस शहर को कहते हैं? भारत का सिराज जौनपुर को। सरकी के शासक विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर के साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अब बताए अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण कब होता है? 1408। 1408। आइए हल्ला मत कीजिए, आइए रिकॉर्ड हो रहा है ना, हल्ला जाता है। महलवारी, उससे पहले क्वेश्चन था 31 नंबर। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख के समय होता? लॉर्ड डलहौजी। कब से कब था? 1848 से 1848 से 1849। 1848 से 1849। और किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? 1848 से 1849। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 45 से 46। 1845 से 46। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और तीसरा आंग्ल सिख युद्ध
नहीं होता है, खत्म होता है, क्योंकि 29 मार्च 1847 पूरा पंजाब को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, हाँ दूसरा आंग्ल युद्ध 3 होता है। देखिए, एक रामनगर का होता है, एक चिलियनवाला के, एक गुजरात के नदी पर चिनाब नदी के किनारे युद्ध होता है। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। ये सबको पहले याद करवाएं कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, रिकॉल कीजिए। बाहर उसको आने दीजिएगा एग्जाम, अभी उसके बाद आइए, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंशिक हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी। जब महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। कब लगा था? 1822 में। 1822 जो उत्तर भारत का क्षेत्र था ना, उसी के तरफ लगा था। कब? 1822 में। आइए 32 समय देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कहाँ पे? विधानसभा में। कहाँ पे? विधानसभा में। और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता कहाँ पे होती है? विधानसभा में होती है। कहाँ विधानसभा होती है? देखिए 34 समय देखिएगा, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तब 93वां संविधान संशोधन 2005, 93वां संविधान संशोधन 2005 के संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि ST के लिए और SC के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा और यह विशेष संविधान की शक्ति दी जाएगी। 21 संविधान संशोधन की बात कही गई है। 93वां संविधान संशोधन 2005, 93वां संविधान संशोधन 2005 दिया हुआ है। लेसन गलती दिया हुआ था। ठीक है, 305 हुआ था। ठीक है ना। 34 हम देखे थे, नेट पर भी देखे थे, हम भेजे भी थे। ठीक है, और 6 में 5 में थे। 35 देखिएगा, 35 विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों को निर्वाचित करता है? तो कुल सदस्य का 1/12 करेगा। विधान परिषद के कुल सदस्य में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित हो रहा है? शिक्षक और स्नातक 1/12। कितना क्षेत्र से होता है? 6 क्षेत्र से 12 सदस्य। याद रखिएगा, 6 क्षेत्र से 12 सदस्य। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल। तो गुप्त काल का स्थापना कब होता है? 240 ईस्वी में। कब होता है? गुप्त वंश का स्थापना कौन करते हैं? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? घटोत्कच। कहते हैं घटोत्कच। और घटोत्कच के बेटा कौन होते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो बताइएगा, तो मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। मेगा 37वां क्वेश्चन देखिएगा, मेगा अस्तनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज किस वर्ग में अस्तित्व नहीं था? देखिए, मेगा अस्तनीज के अनुसार 7 वर्ग को स्थापित किया गया था। कितने वर्ग को? 7 वर्ग को। कौन कौन वर्ग था? देखिए, दार्शनिक था, दार्शनिक किसान, दार्शनिक किसान अहीर, दार्शनिक किसान अहीर, दार्शनिक किसान अहीर, और एक कारीगर सैनिक, कारीगर और सैनिक, और उसका निरीक्षक और सभासद था। निरीक्षक और सभासद। तो मेगा अस्तनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्ग में बटा गया था? 7 वर्ग में। कितने वर्ग में? 7। कौन कौन था? क्या बोले? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। निरीक्षक और सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद 7 वर्ग में था। तो इसमें कौन नहीं है? तो ब्राह्मण था क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेगा, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना। इसे क्या पता लगता है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना। 39 देखिएगा, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो महाकालेश्वर जो नदी है ना, महाकालेश्वर, यह मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी के। यह क्षिप्रा नदी किसे सहायक है? चंबल की सहायक नदी है। किस सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे। यह क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। आइए 40 नंबर देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? घुमक्कर पूछ रहा है यहाँ पर, घुमक्कर जनजाति नहीं है। तो देखिए घुमक्कर जनजाति नहीं, पिग्मी है वो, घुमक्कर जनजाति नहीं। ये मध्य अफ्रीका में पाया था। कहाँ पाया था? मध्य अफ्रीका जो है ना, ये मध्य कांगो बेसिन है, ये कांगो हो गया, तंजानिया, उगांडा, इस क्षेत्र में पाया था। आई जाते होते लोग बौना होता है, क्या होता है? बौना होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिग्मी। क्या हो जाएगा? पिग्मी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? तो पिग्मी। कौन है? पिग्मी। अब देखिए मसाई क्या होता है? मसाई जो जनजाति है ना, एकदम कान में बहुत बड़ा काला काला पहनता है, और यह केन्या और तंजानिया में होता है। केन्या और तंजानिया में, केन्या और तंजानिया में। और जो कजाक जनजाति है ना, जो मोगलायड जनजाति है ना, मोगलायड, उसी को बोलते हैं कजाक। जो मोगलायड जनजाति था उसको क्या बोलते हैं? कजाक जनजाति होते हैं। और जो लेप्चा होता है, कहाँ होता है? सिक्किम में। लेप्चा कहाँ होता है? सिक्किम। लिम्बू, हाँ लिम्बू भी कहाँ होता है? सिक्किम में। लेप्चा कहाँ होता है? सिक्किम। लिम्बू भी सिक्किम। आइए क्वेश्चन देखिएगा भाई 41 नंबर, 11 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों से कौन सबसे बड़ा समूह था? भील का था। किसका था? भील का था। और एक जनजाति होता है थारू। जो थारू जनजाति होता है ना, दीपावली का शोक के रूप में मनाता है। कहाँ था? देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है ना? कहेगा तो राजस्थान क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी होता है। कौन? थारू। कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। भारत में यदि साउथिक जनजाति कौन सा है? तो गोंड है। कौन है? गोंड। कौन? भील है। भील है, साउथिक जनजाति भील है। देख हाँ, पहले था गोंड था, वो उसको अर्ध जनजाति के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है ना? साउथिक, हाँ भील होता है। और हाँ जो गोंड को कहते हैं ना, ये साउथिक अर्ध जनजाति कहते हैं। अर्ध जनजाति कहते हैं गोंड को। किसे कहते हैं? गोंड को। और संथाल जनजाति को जो पुजारी होते थे उसे क्या कहते थे? नायक कहते थे। क्या कहते थे? नायक। संथाल जनजाति के जो पुजारी होते थे उसे क्या कहते थे? नायक कहते थे। क्या कहते थे? नायक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा कहाँ होती? किसे देखिए भारत में शीत ऋतु में वर्षा। देखिए शीत ऋतु में यदि कहेगा, शीत ऋतु में यदि उत्तर भारत की तरफ कहेगा, उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में कहेगा, देखिए पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से पानी का नमी बनाकर, और यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा कराता है। ठीक है ना? ठंडी के मौसम में। और वही कहेगा लौटते हुए मानसून से ठंडी के मौसम में कहाँ वर्षा कराता है? तो कोरोमंडल के तट पर। कहाँ कराता है? कोरोमंडल के तट पर। और नहीं रहता तमिलनाडु नाम रहता, क्या रहता है? तमिलनाडु। तो कहेगा लौटते ही मानसून से तमिलनाडु, और वही पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में। अब आइए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नदी भूमिबद्ध मतलब कौन सा जो भूमि में ही लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। जो लूनी नदी है ना, जो कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। कौन सा? लूनी। कौन सा नदी भूमि बंधित होती है? तो लूनी। 44 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं होता है? तो शहरीकरण जो होता है ना, निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं होता है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं होता है? शहरीकरण। कौन सा? शहरीकरण। तो मृदा अपरदन होता है, जैव विविधता में ह्रास होता है, हिमालय में जल स्रोतों का क्या होता है? सूखना। ये सब क्या है? निर्वनीकरण का उदाहरण है। पर शहरीकरण है क्या? नहीं, शहरीकरण नहीं होता है। 45 देखेगा, कार्बन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब होती है? तो कार्बन क्रेडिट कार्ड जो कोटक
जो कोर्ट ऑफ प्रोटोकॉल होता है 1997 में होता है। देखिए इसका संधि होता है 1997 में, बाकी लागू होता है 2005 में। लागू कब होता है? 2005 में। कार्बन क्रेडिट शुरुआत कब होता है? द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, अब बाकी शुरुआत कब से होता है? 2005 में। संधि 1997 और शुरुआत 5 में। आगे होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना ओजोन परत के संरक्षण के लिए था 1987 में। कब? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। आज देखिए पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में होता है। इसमें एजेंडा 21 रखा जाता है। एजेंडा 21 पूछा जाता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत से संबंधित था। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में संधि हुआ था, बाकी इसको लागू कब से किया गया? 2005 से। अब देखिए यूएनओ सम्मेलन हुआ था ना, यह 24 अप्रैल 1945 को हुआ था। 24 अप्रैल 1945 इसमें 40 देशों का बैठक हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। यूएनओ का सम्मेलन 24 अप्रैल 1945। अब देखिए भाई सम्मिलित करना है, ठीक है ना। धोवन सोडा, धोने वाला सोडा 24 अप्रैल 1945। 24 अप्रैल हम देखे हैं, देख लीजिए। क्या इल्यूशन हम नेट पर सर्च मारे हैं, ठीक है ना, गूगल पर सर्च मार के लिखे हैं। अब 24 अप्रैल। हाँ, धोवन सोडा देखिए धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका सूत्र याद करिएगा भैया, NaHCO3। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और 10H2O। Na2CO3 10H2O। और जो विरंजक चूर्ण होता है ना, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl का होल टॉय। इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4 और 1/2H2O। हाफ H2O होता है। CaSO4 1/2H2O होता है। अब भाई नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा बहु नहीं याद हो रहा है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट। इधर देखिए नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। और होता है एप्सम साल्ट का होता है, एप्सम साल्ट, उसका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब क्वेश्चन जो होता है नहीं बीपीएस से पूछा गया क्वेश्चन सब है, ठीक है। एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। अब नीला थोथा का कॉपर सल्फेट। अब निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। निम्नलिखित किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तरंगधार का तो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम से। किसका होता है? पास्कल के नियम। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? पास्कल के नियम से। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? हेनरी बैकरल। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने किया है? हेनरी बैकरल। रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बैकरल। अब मैडम क्यूरी किसका खोज किया है? रेडियम का। किसका खोज किया है? आप मैडम क्यूरी को जानते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। 1903 और 1911। आइए 50 नंबर देखिएगा। ज्वार पैदा करने वाला निम्नलिखित किन 2 बलों के बीच अंतर होता है? गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और केंद्रित त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और केंद्रित त्यागी बल। ज्वार पैदा करने वाला बल किन 2 बलों के बीच अंतर होता है?
गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और केंद्रित आगे बल। कुछ वंश है याद करने वाले से करा देते क्या। देखिए, गुलाम वंश संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राजधानी जो कहा था, कहाँ था? लाहौर। कहाँ था? लाहौर। और वह कहेगा लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? नहीं, इल्तुतमिश लाया था। कौन लाया था? इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश लाया था। और वह कहेगा ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक, बस खत्म होने लगा। 2 मिनट। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक में राजधानी कहाँ था? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था। बताइए, कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था? ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था? ऐबक। और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को नाम के जानते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि लाखों का दान देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? अब बख्तियार खिलजी की हत्या कौन कर दिया था? अली मर्दान किया था। कौन किया था? अली मर्दान। बख्तियार खिलजी की हत्या कौन किया था? अली मर्दान कर दिया। और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का शासक था? बदायूं का। कहाँ का था? बदायूं का। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक के मृत्यु का समय कहाँ का शासक था? बदायूं का शासक था। कहाँ का? बदायूं का। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? दिल्ली। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। किसे क्या था? बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसे प्राप्त किया था? बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन पूछा गया आपका, शुद्ध अरबी सिक्का कौन जारी किया है? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का कौन जारी किया है? इल्तुतमिश। और इसने तुर्कान ए चेहलगानी नामक संगठन बनाया था। तो तुर्कान ए चेहलगानी नामक संगठन कौन बनाया है? इल्तुतमिश। तुर्कान ए चेहलगानी नामक संगठन इल्तुतमिश। और एकता प्रणाली शुरू कौन किया है? इल्तुतमिश। एकता प्रणाली इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया संगठन तुर्कान ए चेहलगानी का विनाश किसने किया है? बलबन। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया संगठन तुर्कान ए चेहलगानी का विनाश कौन किया है? बलबन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धा और पैबोस की शुरुआत कौन किया है? बलबन किया है। कौन क्या है? बलबन। सिद्धा नहीं होता, सिद्धा में सर झुकाना, पैबोस मतलब चूमना, पैर को चूमना नहीं होता। तो सिद्धा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन। बाकी समाप्त कौन किया है? शाहजहां। कौन क्या है? शाहजहां। देखिए, जैसे सिद्धा स से सिद्धा और समाप्त कर पाए ना स से शाहजहां। सबसे शाहजहां। और इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। कौन? बलबन। कौन अपनाया था? बलबन। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लूग खां की उपाधि दिया था, जो बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किसका उपाधि दिया था? उल्लूग खां का उपाधि दिया था। उल्लूग खां का उपाधि दिया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन बिताता था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। आज के लिए डिस्कशन ठीक है ना? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।